स्वागत है बच्चों आप सबका इस सीरीज में। अब इस सीरीज का ये आज लास्ट लेक्चर हम बात करने वाले हैं, है ना। टॉप 15 चैप्टर में से लास्ट का लेक्चर बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। इससे भी काफी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन नॉर्मली हर बच्चा इसको पढ़ता ही है ऑब्वियसली, बट इसके क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत खुशी की बात है कि यार हम इस सीरीज के लास्ट में पहुंच चुके हैं, राइट। आपका एग्जाम बस आने ही वाला है, ये लास्ट लेक्चर है और ये टॉप 15 चैप्टर्स, ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये टॉप 15 चैप्टर्स आप अभी भी परफेक्टली रिवाइज करके जाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, और जो आप घर पे साल प्रैक्टिस कर रहे हो ऑब्वियसली वो तो करनी है, राइट, वो तो करनी है। बट ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होने वाला है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके जाने वाले हो, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइज, नए साल का ये दिन, राइट, मतलब नए साल के इस महीने में हम हैं और इस मंथ में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है और अब हम एकदम एंड पे हैं। उसके बाद जो भी मैं यहां पे वीडियो रिलीज करूंगा रिगार्डिंग टू योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किस किस बात का आपने ख्याल रखना है अगर आप एकदम लाइक क्लास 12th के साथ एग्जाम देने जा रहे हो, राइट, अपने बोर्ड की भी तैयारी चल रही है, तो बहुत ध्यान से ख्याल रखना है। जो रिपीटर बच्चे हैं, जो जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, उन्होंने किस चीज का ख्याल रखना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना बेस्ट अटेम्प्ट बनाने के लिए, उस कैटेगरी की मैं वीडियो रिलीज करूंगा आफ्टर दिस, राइट। तो बने रहना और स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से अपना ये लेक्चर और देखें इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपके जेईई मेंस वालों ने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करके किस लेवल के क्वेश्चन दिए हैं लास्ट कुछ सालों में जो आपके पेपर हुए हैं, राइट। तो मजा आने वाला है, यस सर, मजा आने वाला है। और सर हमने ये सीरीज कंप्लीट कर ली, बिल्कुल आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आपने कंप्लीट की। बस इसका प्रैक्टिस करना यार, लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग होने वाली है आपके लिए हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही आपका बेस्ट अटेम्प्ट हो और आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए फॉर NIT और आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है यार एज ए फ्रेशर, राइट सर। ये मेरी दिली तमन्ना है कि भाई मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा हो। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर एंड द लॉज ऑफ मोशन गाइज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन यहां पे हम बात करेंगे, है कि नहीं। तो मजा आएगा, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आई होप कि आपने हर टॉप 15 चैप्टर के हर चैप्टर को बेस्ट तरीके से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, न्यूमेरिकल जितने भी हमने सॉल्व करे हैं PDF के साथ सब कुछ आपने देखा होगा। चलो भाई, चलो बच्चों, एंड लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या। देखो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना मेरा काम रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ। उसने बोला कंसीडर ए ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। देखो डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है गाइज, इस तरीके का एक ट्रॉली सिस्टम आपको दे रखा है, ये मैं यहाँ पे बना दूं और बहुत बेस्ट तरीके से आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यू डोंट वरी, और सीखेंगे। तो एक ट्रॉली है कुछ इस तरीके से बॉस, और इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से, ऐसे पुल्ली की हेल्प से एक मास यहाँ पे लटका दिया गया है, इधर देखो हैंगिंग पोजीशन, एंड दैट इज 6 kg। 6 kg का ये मास है और ट्रॉली का जो मास है दैट इज 20 kg। ओहो, और जो ट्रॉली जिस सरफेस पे चल रही है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दे रखा है गाइज, दैट इज 0.04 फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है। मतलब सर ट्रॉली जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेगी वो स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है, मतलब अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो गया। समझते रहना आप लोग, ठीक है। तो उसने बोला द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो बताओ बच्चों इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब सर। तो देखो ये जो मास है ये अंडर द ग्रेविटी हैंगिंग पोजीशन में है, तो ये डाउन जाएगा विद एक्सेलरेशन ए, और डायरेक्ट इस स्ट्रिंग के थ्रू ये स्ट्रिंग इस ट्रॉली के साथ कनेक्ट है, तो ये जो ट्रॉली है इसकी वजह से इधर को मूव करेगी कि नहीं, ट्रॉली की जो डायरेक्शन, अगर ये डाउन आएगा तो ये इधर को जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, चूंकि ये ट्रॉली हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इस पे ग्रेविटी जो है वो डाउन लग रहा है, लेकिन इसका जो मोशन है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट ये काम नहीं करेगा। बट इसके टायर्स पे जो फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये ट्रॉली इधर जाएगी तो अपोजिट लगेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स जरूर होगा। दिस इज नॉट अ स्मूथ सरफेस बॉस, ध्यान से समझने का। इसका मतलब सर अगर इस 6 kg की, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 6G, यानी 60 न्यूटन, तो ये फोर्स ज्यादा है। आप देख सकते हो ये इसको नीचे को खींचेगा तो उसकी वजह से ट्रॉली इधर जाएगी, तो फ्रिक्शन अपोजिट होगा। यानी इसका जो अपोजिंग फोर्स है, जो इसको चला रहा है डाउन, इसके अपोजिट जो फोर्स है, इसके पैरों पे, इसके सरफेस पे, इसके टायर्स में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो देख लो आप ध्यान से, ये इसका अपोजिंग फोर्स है।
दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, यू कैन से ये चलाने वाला है सिस्टम को, दिस इज योर ड्राइविंग फोर्स। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, और इसका अपोज कौन कर रहा है, ये तो चलाना चाह रहा है बट अपोज कौन कर रहा है इसको, ये आगे जा रही है, इसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है, दिस इज अपोजिंग फोर्स, इसको हम कहते हैं ये अपोजिंग फोर्स है, बस यही ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब एक्सेलरेशन पूछा जाए ना, तो कौन सा फोर्स है जो सिस्टम को मूव कराने की कोशिश कर रहा है, कौन सा फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है उसकी मोशन का, बस ड्राइविंग अपोजिंग, ड्राइविंग अपोजिंग, इस बात पे आपने फोकस कर लेने का। ओके अच्छा सर ठीक है। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ये तो मैं कर ही दूंगा, ये तो मैं फर्स्ट कर ही लूंगा आपके लिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि सर अगर ऐसा है तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखने का। अगर बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे होता, आप समझे मेरी बात, यहाँ पे ट्रॉली भी होती, सब कुछ होता है, ट्रॉली मतलब कुछ वेट है भाई, ऑब्वियसली आप ब्लॉक ले सकते हो ट्रॉली की जगह, तो यहाँ पे ये इसका 20 दे रखा है, 20 kg, और इसकी रस्सी की हेल्प से इसको हैंग करा दिया गया, दैट इज 6, राइट। और ये स्मूथ है, यार फ्रिक्शन ना होता, दैट इज द स्मूथ सरफेस, अगर ये स्मूथ सरफेस होता, फिर आपसे एक्सेलरेशन पूछता। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये डाउन जाएगा उसकी वजह से ये आगे जाएगा, तो दिस इज नॉट मूविंग अंडर द ग्रेविटी अपोजिट टू दिस, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, राइट। ये डाउन जा रहा है तो इसके अपोजिट अब कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि यहां फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है, फ्रिक्शन तो जीरो है, राइट। तो इस केस में जब एक ब्लॉक अंडर द ग्रेविटी हैंगिंग पोजीशन पे हो, एक टेबल पे रखा हो, बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग, तो जब एक्सेलरेशन निकालते हैं हम लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स, देख लो कौन सा है जो उसको चला रहा होगा, अपोजिंग कौन सा, वो है ही नहीं, तो यहां पे अपोजिंग लिखेंगे, और डिवाइड में जितने भी मास है सबको ऐड करेंगे, यानी m1 प्लस m2, यानी नेट मास, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास, F इक्वल टू ma, ऑब्वियसली, राइट। याद आया, यस सर। तो हम लिखेंगे जो यार ड्राइविंग फोर्स है वो केवल 6g है, इसके अपोज करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट कोई भी नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 20 प्लस 6, यानी आएगा 60/26, ये आंसर आएगा आपका। अगर ये स्मूथ होता सर, अगर इसके अपोजिट कोई अपोजिंग फोर्स होता तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, नेट निकालना है, नेट इफेक्टिव इफेक्ट निकालना है। सर अगर ऐसा क्वेश्चन होता फिर क्या करते, जैसे ये लटका हुआ है इस स्ट्रिंग से, ये आपने बहुत क्वेश्चन करे हैं ऑब्वियसली, आगे भी आएगा। देखो अगर ये स्ट्रिंग ऐसी होती कि भाई ये 6g है, ठीक है सर, और इधर कुछ 2g है या 3g है, क्योंकि ये अलग अलग ही मास होंगे ऑब्वियसली, तो ये दोनों मास ना विद द हेल्प ऑफ द सेम स्ट्रिंग, दोनों मास अंडर द ग्रेविटी मोशन करेंगे। अगर ये ज्यादा है तो डाउन जाएगा, उसकी वजह से ये अप जाएगा, बट है तो अंडर द ग्रेविटी, मतलब ये डाउन जा रहा है, ये इसके अपोजिट जा रहा है बॉस। अगर ये सिस्टम को डाउन लेके जाएगा विद 6g, तो ये जो 2g है ये इसका अपोज भी तो करेगा, क्योंकि ये डाउन जा रही है, अप जा रहा है, तो ये ड्राइविंग हो गया, ये अपोजिंग हो गया, क्योंकि ये दोनों अंडर द ग्रेविटी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग डिवाइड में टोटल मास, यानी 6 प्लस 2, ड्राइविंग 6g, इसके जस्ट अपोजिट 2g, और ये 8, व्हाटएवर जो भी होगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, पता चला कि कैसे यूज करना है इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करने के लिए। यस, अब वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, अंडरस्टूड। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपको पता है यहां पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, 60 न्यूटन, अपोज कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा अपना एक्सेलरेशन, देख लो गाइज, यहां पे करा देता हूं मैं आपको, अंडरस्टूड। तो मैं लिखूंगा A इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स यानी 6g, अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन, और टोटल मास 6 प्लस 20। वाओ, और जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों जो इस पे लग रहा है, फ्रिक्शन आप सबको पता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और ये चूंकि मूव कर रहा है काइनेटिक, और इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.04, और जो नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि ये ट्रॉली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो इसका जो वेट है वो डायरेक्ट डाउन होगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट अप होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट के अपोजिट है, वेट को बैलेंस करेगा, यानी m इंटू जी, यानी 0.04 इंटू 20 इंटू 10 बॉस, ठीक है। देखो ये 2 0 मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट, ये 1 2 पॉइंटर दोनों को हटाएंगे, यानी 8 न्यूटन आएगा। यानी आप लिखोगे यहाँ पे 60 माइनस 8/26, एंड दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज 52, एंड दिस इज, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया भाई, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कूल, सुपर कूल एक्चुअली।
नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन ही करना था तो डायरेक्ट हो गया था सर, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कुछ भी कैसे भी कर लो आप, एफबीडीजे कर लो, बट द फास्टेस्ट टेक्निक। बट आपने कॉन्सेप्ट पे भी तो ध्यान देना है कि सर अगर चेंज होके ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यू जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय नेट मास ऑफ द सिस्टम, जो उस पूरे सिस्टम में। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर है, समझना ही पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए हैं, तो आपने फोकस करना है अपने बेसिक कंसेप्ट पे, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ते ही समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, कैसे सर, लेट्स सी। उसने बोला अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 120 ग्राम। क्रिकेट का गेम है भाई, आप तो खेलते हो भाई, सब खेलते हैं भाई, राइट। उसने बोला कि एक प्लेयर है, जैसे फील्डर होते हैं ना, बॉल को कैच कर रहे हैं वो, तो कैच कर रहे हैं, उस बॉल का जो मास है वो दे रखा है आपको, दैट इज 120 ग्राम, जिसको आप लिखेंगे 120 इंटू 10⁻³ kg। ओह यस, मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड। वो जो बॉल है जो कैच होने के लिए आ रही है, जिसको उसने कैच करना है, इनिशियल स्पीड दे रखी है उसकी कि वो किस स्पीड के साथ मूव करे, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड। यस, इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकंड, यानी उस बंदे ने, जो प्लेयर था, जो फील्डर ने, जैसे उसने बॉल को कैच किया तो कैच करने के लिए उसको समय लगा 0.1 सेकंड, जस्ट वेरी स्मॉल टाइम, राइट। वेरी स्मॉल टाइम मतलब सर उसने कैच करने के लिए जो समय लिया है दैट इज 0.1 सेकंड। यस, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player। जैसे ही, अब you just imagine you are the player, आप फील्डर हो और आप ग्राउंड में, आपके पास कैच आ गया, आपने उसको कैच करना है। जैसे ही आपने कैच किया, बॉल आपके हाथों में, यानी फाइनल स्पीड 0, क्योंकि बॉल रुक चुकी है, आपने पकड़ लिया बॉस उसको, राइट। इनिशियली स्पीड थी, कैच किया 0, इसका मतलब सर इसकी फाइनल स्पीड तो 0 होगी, क्योंकि हमने कैच कर लिया। तो जैसे ही बॉल आपके हाथों में जाके टकराएगी तो फोर्स लगेगा ना, दैट इज द फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर। ओ यस, तो यार वो फोर्स निकालना है। और आप ध्यान रखो, जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा ना, तो जब बॉल आ रही है, आप कैच कर रहे हो, तो बहुत कम समय में जो फोर्स लग रहा है वो इंपल्सिव फोर्स होता है। इंपल्स का कॉन्सेप्ट आएगा यहां पे, याद करो आप। जब भी क्रिकेट वाले गेम की बात होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, ये जो बहुत कम समय में ज्यादा फोर्स लग जाता है, उसमें इंपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अंडरस्टूड? याद आया कैसे सर? इंपल्स बच्चों होता था फोर्स इंटू टाइम, है ना। फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम होता है, ये इंपल्स होता है। और इंपल्स हमें नहीं पूछा है, उसने वेलोसिटी वगैरह की बात की है, फोर्स पूछ रहा है। तो हमें पता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता था। ओ माय गॉड सर, ये यूज हो रहा है। यस, यही तो याद कराना है मैंने, ये कंसेप्ट भी याद कराना है। तो बच्चों आप बस ये करके जाएंगे कि F इंटू टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप बात को समझ लो बॉस। अच्छा सर, मोमेंटम क्या होता है भाई? आप सबको पता है यार, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ बॉल तो सेम रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो फोर्स निकालना, टाइम दे रखा है, टाइम कितना है सर? 0.1। मास कितना है सर बॉल का? बाहर ले लेता हूं मैं कॉमन, 10⁻³ और ये फाइनल, ये मास मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पे, राइट। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 25, तो आप लिखेंगे 120 इंटू 10⁻³ इंटू 25 और ये आएगा माइनस। कूल। तो हम क्या करेंगे सर? तो देखो 25 इंटू 12 और इसको मल्टीप्लाई वगैरह करो, यहाँ 0.1 भी है आपका, तो ये चल रहा है इधर 0.1, F इंटू 0.1, राइट। तो ये आ जाएगा बॉस, देखो ये 0.1, चलो लिख लेता हूं मैं पहले। 12 इंटू 25 को एक साथ, ये 0 और ये हटके 10⁻² हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.5 एंड दैट इज 30 इंटू 10⁻², और ये दोनों 0 कैंसिल। तो आप सबको पता है F इंटू 0.1 इज इक्वल टू 3, यानी F इज इक्वल टू 3/0.1 यानी 30 न्यूटन, और ये माइनस में आ रहा है। ओके, क्योंकि आपने क्या किया, उसकी स्पीड को क्या किया? डिक्रीज किया है। तो ऑब्वियसली जो फोर्स एक्ट किया है उसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए आपने उसको रोका है ना, उसके मोमेंटम को डिक्रीज किया। तो दैट्स व्हाई फोर्स कैसा है? रेजिस्टिव फोर्स है, रोकने वाला, नेगेटिव। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड लेना है, दैट इज 30 न्यूटन। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, हमेशा आगे के लिए भी याद रखने का बॉस, ठीक है, कि यार इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम एंड इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आपने सॉल्व कर लेने का। आई होप आप समझ गए होंगे।
खतरनाक हो जो हो ना बॉस, खतरनाक। देखो यार, हर क्वेश्चन के थ्रू हमारा मेन टारगेट है कंप्लीट रिवीजन विद ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द प्रॉब्लम्स। तो हर क्वेश्चन के थ्रू बेस्ट तरीके से हर कॉन्सेप्ट आपका कवर होने वाला है, यूज करने वाले हो आप अपने क्वेश्चंस क्रैक करने के लिए। एंड ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर है, तो मस्त तरीके से झूमते हुए पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर प्लान एग्जीक्यूट करना है कि अब मैंने टॉप 15 चैप्टर फिर से शुरू से रिवाइज कर लेने हैं सारे क्वेश्चंस के साथ। फिर देखो कॉन्फिडेंस आपका अलग ही लेवल पे होगा बॉस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। तो उसने बोला ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ऑन अ रेल्स व्हिच आर 1.5 मीटर अपार्ट। ओके, टू नेगोशिएट अ कर्व radius of 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail। आपने देखा होगा कि इस तरीके का ट्रैक है भाई, क्योंकि कर्वेचर बन रहा है, इस तरीके का ट्रैक है, ठीक है। और इन दोनों रेल्स के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी उसने बेसिकली दैट इज 1.5 मीटर अपार्ट। तो जब वो इस तरीके से आके यहाँ पे कर्व पे टर्न करेगी, आपने पढ़ा होगा बाइसिकल जब एक टर्न लेता है तो वो बेंड हो जाता है एक साइड को, तो वहां पे क्या कॉन्सेप्ट आता है आपने सबको पढ़ा है सर्कुलर वाले केस में, जब फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। वहां पे फ्रिक्शन वाले केस में आप सबको पता है कि किस तरीके से आपने यूज करना है जब एक कर्वेचर पे हम टर्न करते हैं, राइट। और आपने ये भी देखा होगा जब जहां पे भी रास्ते में, है ना, रोड साइड में जहां पे भी हम टर्न लेते हैं वहां पे कर्व होता है, तो जो डाउन वाली साइड होते हैं, मतलब जो अंदर वाली होते हैं, इनर वाली साइड वो डाउन होती है, और जो आउटर वाला सरफेस है वो अप होता है, थोड़ा सा उनमें गैप होता है हाइट का, ये तो हमें पता ही है। यस सर, तो ये अंदर वाली, ये बाहर वाली है, ठीक है। लेट्स सी, मैंने मान लिया यहाँ पे, और वो जो ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड, यानी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, बिल्कुल बेस्ट है। तो जब आपने देखा कि यार इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है लेकिन इनमें गैप है आपका कितना दे रखा है, हाँ 1.5 मीटर, और नेगोशिएट अ कर्व रेडियस, इसके रेडियस भी दे रखी है क्योंकि इसका कर्व इधर है तो रेडियस भी दे रखी है, दैट इज 400 मीटर, बिल्कुल। द हाइट बाय विच द आउटर रेल शुड बी रेज्ड, आउटर रेल शुड बी रेज्ड विद रिस्पेक्ट टू द इनर, तो अंदर वाली बाहर वाली को कितनी हाइट से आपने रेज करना है। तो इस तरीके से आप यहां पे मान सकते हैं कि देखो आप ऐसे समझो, जैसे ये मेरे पास सीट है ना, तो इसको इस तरीके से रेज किया, तो ये कितनी हाइट ऊपर को रेज करेंगे। तो लेट्स सी हाइट h है और कितना एंगल बनेगा इन पे जब हम इनको टिल्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज द एंगल थीटा। तो यार अगर हाइट निकालनी है, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ tan थीटा यूज कर लेंगे, और tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर दिस बेस एंड दिस इज द डिस्टेंस 1.5, ये आपने चाहिए, तो h आ जाएगा 1.5 इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा। और वो टर्न करते हुए जो एंगल वहां पे कवर कर लेता है, तो आप सबको पता है इस कॉन्सेप्ट का, जब हम इसको यूज करते हैं, याद रखना किसी भी कर्वेचर पाथ पे टर्न करते हुए जो रिलेशन होता था दैट इज tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, ये रिलेशन होता है, और ये आपको याद रखना है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, राइट। सो tan थीटा इक्वल टू बनेगा v स्क्वायर बाय rg, v इज द स्पीड जो वहां पे व्हीकल है, r इज द रेडियस ऑफ दैट कर्व, जहां पे जिस कर्वेचर पे वो टर्न कर रहा है, जी तो आपको पता ही है। तो tan थीटा की ये वैल्यू याद रखनी है, यहां पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू वी स्क्वायर बाय rg, उड़ा डालो। सो 1.5, स्पीड कितनी है बॉस 12 का स्क्वायर, रेडियस कितनी 400, ये 10 मल्टीप्लाई कर लेना बॉस, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5.4 दे रखा है वैसे तो उसने, है ना, सेंटीमीटर, आप डिवाइड मल्टीप्लाई व्हाटएवर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट देख लो, मैंने बता दिया आपको, रिवाइज करा दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सब कोर्स यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। और अगर मैं आपको बता दूं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देके अगर वो डायरेक्ट वेलोसिटी पूछ लेता कि भाई यहाँ पे जो टर्न कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो बच्चों आपको पता है म्यू इक्वल टू होता है आपका tan थीटा, और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो v स्क्वायर आ जाएगा, म्यू और rg से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आपकी आ जाएगी दैट इज म्यू rg। अगर कभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे, वेलोसिटी गिवन हो और ये वाला कॉन्सेप्ट हो, रेडियस गिवन हो, या वेलोसिटी देके म्यू पूछ ले, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि उसकी जो रेल्स थी दोनों इनर आउटर, उसको रेज कितनी हाइट से किया वो किया है, इसलिए tan थीटा को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। अंडरस्टूड? यस ऑफ कोर्स सर, ऑब्वियसली, राइट। चलो देखो मैंने बोला था ना, हर क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट है जो आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देगा, फॉर्मूला रिवाइज करा देगा। क्वेश्चन कैसे करनी है अब तो आपको पता ही है, क्योंकि हम लास्ट में है बॉस, कैलकुलेशन की कोई टेंशन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कैलकुलेशन अब आपकी धुरंधर है बॉस। चले आगे क्वेश्चन की तरफ। यस सर, डेफिनेटली, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, धरती के चांद सितारों, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ लेते। देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन उसने दिया था, मतलब
वाओ, इट्स लाइक वाओ कि यार क्वेश्चन दे दिया लेकिन बच्चों को फंसा भी देगा अगर वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे उस चीज को, राइट? कैसे सर? अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg, नॉट 1000, हाँ यस 1000 kg इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, एक बॉडी है, लेट्स सी हियर इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, देयर इज अ बॉडी, और इस बॉडी का जो मास है भाई 1000 kg है, भाई बहुत खतरनाक हैवी बॉडी है, और ये जा रही है 6 मीटर वेलोसिटी है इसकी, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, जा रही है, ठीक है, जैसे एक ट्रक जा रहा है ना, उसका 1000 kg का वेट है, आई मीन मास है, नॉट वेट, मास है, और उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड, जब ये जा रही होगी ऑब्वियसली, आप समझो जब ये जा रही होगी, जैसे एक ट्रक मान लो, मैं आपको ऐसे फील देता हूं थोड़ा, जैसे एक ट्रक है बॉस, हाँ ये ट्रक है, ये जा रहा है और इसका जो मास है वो 1000 kg है और बस जा रहा है मस्त तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या हुआ, उसने बोला कि इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड, मतलब 200 kg एक्स्ट्रा मास ऐड किया गया है, ठीक है, समझना आप, यानी उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, उसके अंदर बस मास को बढ़ा दिया गया है, वो चल रहा है अपने मस्त तरीके से। तो आप समझो जैसे ये ट्रक है और भाई इसमें हमने ऊपर से आपके घर से खड़े होके आपने इसमें कुछ फेंक दिया, कोई कूड़ा फेंक दिया, है ना, कोई भी चीज, जैसे फिल्मों में नहीं होता बंदा ट्रक जा रहा है, बंदा ऊपर से जंप कर जाता है, तो जो बंदे ऊपर से ट्रक में जंप कर रहे हैं उनका मास भी तो ऐड ऑन हो गया ना, ट्रक जा ही रहा है, लेकिन मास के चेंज होने से किस चीज पे फर्क पड़ा, उन बंदों के उसमें कूदने से या कोई चीज उसमें ऊपर से ड्रॉप करने से एक्स्ट्रा वेट, क्या हमने उसको ट्रक को रोकने की कोशिश की? नहीं। क्या वो रुकेगा? नहीं। क्या हमने उसकी स्पीड बढ़ाई? नहीं। आप समझो, तो हो क्या रहा है बेसिकली, उसके मास के चेंज होने से ऑटोमेटिकली हमने कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स वहां पे अप्लाई नहीं करा है जिसकी वजह से उसमें किसी तरीके का कोई चेंज आए, मास ऐड किया है, हालांकि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी पर मास ऐड किया आपने, आप समझो मेरी बात। तो जब भी वो ऐसे क्वेश्चन बोले कि एक्स्ट्रा मास कुछ जस्ट जेंटली ऐड कर दिया गया है, तो भाई उसका जो मास है वो चेंज हो गया, पहले मास इतना था m1, वेलोसिटी इतनी थी v1, मास हो गया होगा m2, लेट्स सी वेलोसिटी हो गई होगी v2। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, स्टिल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स इस प्रोसेस में थोड़ा ही ऐड किया है, उसने जस्ट मास ऐड किया, उसको रोका नहीं है, उस पर कोई बहुत बड़ा अपोजिंग फोर्स लगा जो भाई रुक जाओ भाई, ऐसे नहीं किया, नहीं, मास को ऐड किया। तो बच्चों इस केस में हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन, आप समझ लो बात को बॉस, छोटा लेकिन खोटा है बॉस, एक्सटर्नल फोर्स नेट जीरो ही है ना, मोमेंटम कंजर रहेगा, यानी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, खत्म। और मोमेंटम क्या है ट्रक का? इनिशियली m1 v1, फाइनल क्या है m2 v2, तो m1 कितना है 1000, v1 कितना है 6, m2 मास कितना है ट्रक का, पहले कितना था 1000, ऐड कितना कर दिया 200, तो नेट लेंगे ना भाई यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 1200 इंटू v2, ये जीरो कैंसिल, ये 2 और ये कैंसिल, यानी v2 आ गया बच्चों 5 मीटर पर सेकंड। आई थिंक यही होना चाहिए, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड, राइट? सो दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ द ट्रक। मास बढ़ गया, थोड़ी कम हो गई, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया भाई हमने। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने का बेस्ट तरीका, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। अंडरस्टूड सर, ये समझना पड़ेगा, देखो वहां पे इंस्टेंटली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट? चलो या तो हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बट वहां पे इंस्टेंटली आपको खुद दिमाग लगाना है ना, इतना सेंस क्रिएट करना है। वो कैसे आता है सर? वो प्रैक्टिस से आता है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप करते रहेंगे क्वेश्चन तो आपका दिमाग ऑलरेडी ओपन अप हो जाएगा और वो ऑलरेडी इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओहो वाओ, मतलब सर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल एक साथ। यस, दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस सीरीज, इसलिए तो है बॉस, है कि नहीं? तो रिवाइज करके जाना सब कुछ, और लास्ट चैप्टर आपका टॉप 15 मतलब जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं पिछले कुछ सालों में। कितनी बार सुन चुके हो आप मेरे से, तो मान के चलो, आप ट्रस्ट करो, प्रैक्टिस करके जाओ, बेस्ट मिलेगा, और बेस्ट आपको उसी तरीके से क्वेश्चन भी मिलेंगे और आप बेस्ट तरीके से उनको सॉल्व करके भी आएंगे, पक्का। सर सब कुछ बेस्ट, यस बेस्ट ही सोचना है, गलत और छोटा बिल्कुल नहीं सोचना है दिमाग से कि नहीं होगा सोचना है, बस प्रैक्टिस करते रहो, होगा फिर। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मजा आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट कंसेप्ट का रिवीजन होगा, एप्लीकेशन भी करना आएगा ऑसम तरीके से। अच्छा मतलब क्या पढ़ लेते हैं सर? चलो बढ़िया से पढ़ लो भाई। उसने बोला स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बॉस, नॉट हॉरिजॉन्टल,
दैट इज वर्टिकल, राइट? ओके, और जो वो इस तरीके से मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो 10 आरपीएम से कर रहा है, रोटेशन पर मिनट। यस, सही सोच रहे हो, ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, जब वो स्टोन अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, आप समझो मेरी बात को, अगर वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है ना, ये इसका सेंटर है और ये स्ट्रिंग है और ये यहाँ पे स्टोन है जिसका मास m है, और जब यहाँ से चलेगा तो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, यानी इसके लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, फिर ये मूव करके जाएगा, लेट्स से यहाँ पहुंचेगा, फिर इसकी यहाँ पे वेलोसिटी, फिर ये टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा अपनी इस पे, फिर इसकी यहाँ पर ये टॉप पे वेलोसिटी है, वो नहीं पूछी है आपसे, आई मीन टेंशन वहां पे नहीं पूछा है, उसने पूछा है ये इसका सेंटर है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो आपको पता है इसका मास किधर है, डाउन, ठीक है। और चूंकि ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो इस पे अप डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी पता होनी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी, टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी होती है बच्चों √gr, इसकी रेडियस है, याद होना चाहिए। और जब ये यहाँ लोवेस्ट से जाके अपने इस डायमेट्रिकली अपोजिट यानी 1/4 अपना कवर कर लेगा, अपने सर्कुलर का 1/4 यहां से यहां तक जाने में, तो यहां वेलोसिटी हमेशा होती है 3gr। लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, याद रखना, √5gr। अगर उसने अपना पाथ सेमी सर्कुलर कंप्लीट करना है, टॉप पे जाना है, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए उसके पास एट द लोवेस्ट पॉइंट। सो व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, राइट, तो ये याद रखने का। ओके, तो इसका मतलब सर हमें टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट निकालना है, तो भाई टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट आप कैसे, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो लोवेस्ट पॉइंट पे आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे सर, देखो भाई, चूंकि लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्टोन है ना, इसमें दो ही फोर्स लग रहा है, एक ऊपर को लग रहा है टेंशन और डाउन लग रहा है mg, तो दो ही फोर्स है, और चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप ध्यान से देखो तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा, चूंकि सेंटर की तरफ ऑलरेडी टेंशन है, उसके अपोजिट mg है, तो मैं लिखूंगा t - mg। तो मेरे को तो टेंशन चाहिए, तो टेंशन आ गया, इसको इधर लेके आ जाओ बॉस, mg प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। वाओ, तो हम लिखेंगे दैट इज mg प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, और v कौन सा, जो लोवेस्ट पॉइंट पे है। परफेक्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। सो यू जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, देखो मास गिवन है, आई थिंक यस 900 ग्राम ऑफ द स्टोन, दैट इज 900 ग्राम, मतलब 0.9, ठीक है, यस सर। और उसकी जो रेडियस है बॉस, दैट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 मीटर। और जो आरपीएम है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है रोटेट होने की, वो दे रखी है 10 आरपीएम। आप समझो मेरी बात को, 10 आरपीएम, 10 रोटेशन पर मिनट। तो अगर मैं यहां से एंगुलर वेलोसिटी निकालू उसकी, एंगुलर वाली, तो याद करो वो होती है 2πf, चूंकि पर मीटर है ये, तो उसको सेकंड बनाने के लिए 60 से डिवाइड करने का, 2π × 10/60, ये आपका कैंसिल, तो ये बनेगा π/3, इतना रेडियन पर सेकंड आएगा। सर हमें तो वेलोसिटी चाहिए थी, फिर आपने ये क्यों किया, दो भाई देखो ध्यान से समझो, वेलोसिटी चाहिए थी, चूंकि इसने ये कंडीशन अप्लाई नहीं की है, वेलोसिटी यहाँ पे जो वेलोसिटी मैंने लिखी है √5gr, जब वो अपना सेमी सर्कुलर पाथ ये कंप्लीट टॉप पे जाने के लिए करेगी, चूंकि वहां पे उसने एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है v = होता है r ओमेगा, और r उसकी रेडियस है, ओमेगा कितना आ गया, π/3, काम खत्म हो जाता है हमारा। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। तो बच्चों याद रखना बस, ये लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में, वो ये होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो वेट उसका प्लस एक्स्ट्रा जो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा आपका mv²/r। तो देखो इसको यहाँ पे आप लिख लो, तो mg यानी 0.9 × 10 प्लस मास कितना है अगेन 0.9/r, और v² की जगह हम लिखेंगे πr/3 यानी πr/3, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इसकी जगह, क्योंकि इसकी वैल्यू ये आई है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.9/r, या बनेगा पाई का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर, बाई हो जाएगा 9, एक r कैंसिल, ठीक है गाइस। 9 प्लस 0.9, पाई स्क्वायर की वैल्यू उसने एक्चुअली दे रखी है क्वेश्चन में 9.8, जी की भी वैल्यू लेनी है 9.8, तो यहाँ पे मैं ना इसको, हाँ वेट, जी मैंने 10 लिया ना, लेकिन उसने 9.8 दिया, तो वही लेनी पड़ेगी, तभी एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं बॉस, राइट। देखो यहां पे
यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ g दैट इज 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 8.82 प्लस 0.9 एज इट इज r, यहाँ आएगा पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर और बाय 9, तो ये चल रहा है बॉस 8.82 प्लस 0.9, ये r एक कैंसिल, पाई स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है 9.8, तो दिस इज 9.8 इंटू r की वैल्यू कितनी है 1 और डिवाइड में 9, तो 9 है ही, ठीक है। जब इसको आप कंप्लीटली बच्चों सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 9.8 इतना न्यूटन। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, दिस इज द वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन। 0.9, हाँ राइट, सही है, कर लेंगे। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपको 9.8 दे रखी थी। देखो कंसेप्ट समझाना मेरा काम था कि कंसेप्ट आपको समझ, अगर लूपिंग की बात करें तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट ये होनी चाहिए लूपिंग के लिए कंप्लीट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आपने समझना है और इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है सर। एक नया कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो गया इसके थ्रू, बिल्कुल ये जरूरी था बॉस। अब चलते हैं कुछ और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन। आप एफबीडी वाले क्वेश्चन का इंतजार ही कर रहे होंगे, आ रहे हैं, डोंट वरी। हर कैटेगरी यहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे, यूज करेंगे एंड कंप्लीटली पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये चैप्टर हर बच्चे को आना चाहिए क्योंकि एफबीडी, कैलकुलेशन, फोर्स, रेजोल्यूशन, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो फिजिक्स में कमांड होती है भाई। कैलकुलेशन तो यहीं से स्ट्रांग होती है ना। बट चलो हम रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो ये बेस्ट चीज है। ओके हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी ऑब्वियसली तो आपको कॉन्सेप्ट पता है। फिर से रिवाइज करा देता हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। राइट सर, उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो 2 kg का ब्लॉक है ना उसका एक्सेलरेशन बताओ। हालांकि वो 4 का पूछे, 2 का पूछे, किसी का भी, हमें तो कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है बच्चों। ध्यान से समझेंगे आप। इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल रहा है पुली वाला क्वेश्चन ये है, पुली के जो कॉम्बिनेशन है वो उस वाला क्वेश्चन है। तो एक जो ब्लॉक है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है 2 kg और एक स्ट्रिंग की हेल्प से, दिस इज द स्ट्रिंग, और ये जो पुली है फिक्स्ड है, दिस इज द फिक्स्ड पुली। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में फिक्स्ड पुली है और इसके थ्रू एक वो सेम स्ट्रिंग यहां से ओवर होके ये एंड उसका फिक्स हो चुका है। लेकिन ये जो पुल्ली है इसके साथ 4 kg का मास लटका हुआ है, तो ये मूवेबल पुल्ली है। दिस इज द मूवेबल पुल्ली, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज मूवेबल एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुल्ली। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक भी मूवेबल पुल्ली आ गई तो वो कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। और कंस्ट्रेंट मोशन का जब कॉन्सेप्ट बनता है तो वहां पे एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के सेम नहीं होंगे। आपको एज्यूम करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेंगे प्रॉपर इक्वेशन बनाने के साथ। यस, याद रखने का बॉस। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से समझो। मूवेबल पुली होने की वजह से लेट्स सी गाइस, मैं मान लेता हूं सबसे पहले टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 kg से कनेक्टेड टेंशन लेट्स सी T है और ये रस्सी सेम है, तो यहां पे भी ऑब्वियसली स्ट्रिंग सेम है, मासलेस है, तो टेंशन T रहेगी। इस साइड भी टेंशन क्या रहेगी, T। ये T और T मिलके ये वाला जो 4 kg है नेक्स्ट अलग स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो इसमें जो टेंशन आएगी इसकी वजह से वो आएगी 2T। अगर आप ध्यान से देखो 2 kg से जो स्ट्रिंग कनेक्ट है उसमें टेंशन T है और 4 kg से जो कनेक्ट है उसमें 2T, उसका डबल आ रहा है। और चूंकि मूवेबल पुल्ली का केस है तो यहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होने वाले हैं ऑब्वियसली। तो इसका मतलब अगर मैं मान लूं सर, यहां पे मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है लेट्स सी वो डाउन जा रहा है विद एक्सेलरेशन A, समझ गए। और अगर 4 kg वाले का एक्सेलरेशन आपने A माना है लेकिन उसमें जो टेंशन है वो 2 kg का डबल है, तो ये जो 2 kg वाला है जिसका टेंशन यू कैन से कि इसके टेंशन का हाफ है, तो इसका एक्सेलरेशन इससे डबल होगा। ये तो याद होगा ना, क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन का ये केस है। जिस मास से कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन डबल हो विद रेफरेंस टू 2 kg जिसमें टेंशन इसका हाफ हो। अगर इसका एक्सेलरेशन आपने A माना है तो जिस स्ट्रिंग में इसके हाफ टेंशन होगा उसका एक्सेलरेशन डबल होगा। अंडरस्टूड? ऐसे समझना, बस ये ध्यान रखना है। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन हमने A माना तो इसका एक्सेलरेशन इसका डबल होगा। अब आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। अब एफबीडी कोई टेंशन नहीं, इस पे नेट फोर्स चूंकि डाउन आ रहा है तो इसका वेट है 4g, तो जो इसका नेट फोर्स निकालोगे तो न्यूटन्स लॉ बोलता है नेट फोर्स इक्वल टू व्हाट इज दैट, ma। तो नेट फोर्स क्या है सर हमारे पास, ये रहा 4g - 2t और इसका मास है 4 × A।
ओके, तो ये देखो 2 से कैंसिल हो सकता है, देखो ठीक है, तो ये आ जाएगा 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2a। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस और वो कितना है 2a। अब इसका एफबीडी बनाओ, चूंकि इंक्लाइंड प्लेन पे है तो उसका वेट का एक कंपोनेंट इधर ही आएगा ना, कितना सर 2g साइन ऑफ 30, और टेंशन इसमें ऊपर का, तो ऊपर को जा रहा है तो इस पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, t माइनस 2g साइन 30, क्योंकि ये अप जा रहा है, ये डाउन है, तो नेट फोर्स और इक्वल टू उसका मास 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन 2a। यस, तो हम लिखेंगे 2 माइनस 2g और ये तो 1/2 होता है और इक्वल टू 4a, ये हो गया कैंसिल, सॉरी दिस इज कैंसिल, t माइनस जी इज इक्वल टू 4a एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। यहां पे माइनस का टी है बच्चों और यहां पे प्लस का टी है, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि हमें हमारे को एक्सेलरेशन चाहिए। जब आप इसको इसके साथ ऐड करोगे तो t माइनस जी इज इक्वल टू 4a, तो आप देख सकते हो ये कैंसिल, 2g माइनस जी दैट इज g, और ये आ गया 6a, a आ गया आपका g/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a आपने किसका एक्सेलरेशन एज्यूम करा था, 4 kg का। अगर क्वेश्चन में 4 kg का एक्सेलरेशन पूछता तो ये 6/g होता, लेकिन हमारे से पूछा है 2 वाले का, तो 2 वाले का एक्सेलरेशन इससे डबल है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू g/6 यानी g/3। 2 वाले का एक्सेलरेशन ये होगा। वाओ, यहां पे इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही है, बेसिक ही है, लेकिन आपको समझना था क्योंकि कंस्ट्रेंट वाला केस है। आप समझो बात को, क्योंकि 4 kg से कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन डबल था, तो इसका एक्सेलरेशन इससे हाफ था, तो इसका टेंशन हाफ था, तो इसका एक्सेलरेशन इससे डबल हो जाएगा। ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं, तो आपको समझना पड़ेगा इसको कंस्ट्रेंट वाले केस में। अंडरस्टूड? यस, सो दिस इज व्हाट। अब इसके थ्रू मैं ना एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं जिससे तुम्हारे दिमाग तक और बेस्ट तरीके से चला जाए। ठीक है, इधर आओ, देखो भाई, अगर क्वेश्चन ऐसे आया, वैसे तो बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, राइट। देखो, मान लिया हमने ऐसे समझ लिया कि भाई एक पुल्ली है ऐसे, और एक मिनट यहां पे मान लेता हूं इस तरीके की एक पुल्ली है, ठीक है, और यहां पे एक पुल्ली और है, ये सेम स्ट्रिंग उस पर भी अटैच की, लेकिन इसको हमने फिक्स कर दिया, और ये पुल्ली है, एक मास इससे अटैच कर दिया, एक मास इससे अटैच कर दिया। लेट्स सी दिस इज F1, लेट्स सी दिस इज F2। आप समझो, ये वाली पुल्ली का सेंटर तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स्ड हो गई, और ये मूवेबल है, देखो इसका सेंटर फिक्स नहीं है, इसके सेंटर से ये वाला मास है, जो मास मूव करेगा पुल्ली भी मूव करेगी, मूवेबल वाला केस। अब समझना, अगर किसी बच्चे ने, सबसे पहले टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करो, देखो यहां पे टेंशन लेट्स सी T है, तो ये स्ट्रिंग सेम सेम सेम, इधर भी क्या होगी T और इधर भी क्या होगी T, तो इसमें कितनी होगी 2T ऑब्वियसली। अगर किसी बच्चे ने ये मान लिया कि ये मास डाउन आ रहा है, किसी को भी मान लो एक्सेलरेशन A के साथ, फिर ये देखो उससे कनेक्टेड स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T, तो इसके रेफरेंस में M1 में टेंशन कितना है डबल, और इसका एक्सेलरेशन हमने कितना माना है A, तो वो हाफ ही होगा ना भाई। अगर इसका टेंशन T है और इसमें टेंशन इसका डबल है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका एक्सेलरेशन का हाफ होगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप, है ना। देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है डबल, और जबकि तुमने एज्यूम किसका किया है, इसका, दैट इज व्हाट A, तो जहां पे टेंशन डबल वहां पे एक्सेलरेशन हाफ मानेंगे, ठीक है। और अगर आपने इसका एज्यूम किया होता A, तो इसका डबल कर लेते, जहां पे टेंशन हाफ उसका एक्सेलरेशन डबल, जहां पे टेंशन डबल उसका एक्सेलरेशन हाफ, बात एक ही है ना। 3 टाइम होता तो 1/3 ले लेते, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मूवेबल वाला केस है, तो उसमें ये रिजल्ट आपने याद रखना है क्योंकि उसका यूज होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे, दैट इज द आंसर g/3 ऑफ 2 kg। अगर 4 का पूछेगा तो g/6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड व्हाट इज दैट सर, कम ऑन, देखते हैं ना बॉस, उड़ा डालेंगे और कॉन्सेप्ट को भी समझ डालेंगे। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है भाई, फ्रिक्शन से रिलेटेड है, लेकिन बेस्ट तरीके से आपने समझने का कि क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे और क्या है क्वेश्चन। डरने का नहीं बॉस, शक्ल देख के इसकी, राइट। उसने बोला ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड अप, ओके, सरफेस इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो भाई लोग कुछ ऐसे है, एंड दिस इज व्हाट 60 डिग्री एंगल, and there is a block kept on an inclined surface, and this is the mass m, and this is एक force लग रहा है that is 10 of Newton, और friction दे रखा है coefficient 0.1। yes, अब पता है आपको क्या बोल रहा है, so this block is pushed है ना, by applying a force of 10 Newton, जो दिख रहा है हमें, parallel to the inclined surface when the block is pushed by 10 meter। अगर ये फोर्स लगा के इस ब्लॉक को हम यहां से पुश कर दे, ऊपर को लेके गए, मान ले यहां तक लेके आए, तो यहां से यहां तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 10 मीटर, इस फोर्स के थ्रू ये फोर्स उसको अप लेके जा रहा है और 10 मीटर ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये दे रखा है।
ओके, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा, आप ध्यान से समझो। जब हम इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ऊपर को शिफ्ट कर रहे होंगे, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट ही लगेगा ना भाई, और उसके अगेंस्ट कितना आपने वर्क डन किया है, राइट? तो जो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा उसके इक्वली करना पड़ेगा ना उसको शिफ्ट करने के लिए, अदरवाइज वो उसको जाने नहीं देगा। अंडरस्टूड? फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, राइट? तो इसका मतलब उसने जब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो बस आपने याद रखना है कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा है, मतलब फ्रिक्शन का इनटू डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन का निकाल लो ना, एंड दैट इज द वर्क डन, उतना अमाउंट होगा। तो फ्रिक्शन लेना है यहाँ पे, ध्यान रखना, नॉट 10 न्यूटन, ये नहीं लेना, अगेंस्ट फ्रिक्शन बोला है, इसका नहीं बोला अगेंस्ट, तो यू हैव टू टेक द फ्रिक्शन फोर्स, और वो होता है म्यू एन इंटू एस, ठीक है, और म्यू दे रखा है 0.1, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है इंक्लाइंड सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, इसका जो वेट है ऑब्वियसली ये है, दैट इज mg, तो उसी का कंपोनेंट लेंगे ना भाई जो इसके अपोजिट होगा, और ये एंगल सेम, तो इसका क्या होगा, mg cos 60, सो mg cos 60, और डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, ऑब्वियसली अगेंस्ट 10 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है उसी के अगेंस्ट है, तो दिस इज द थिंग। 0.1 मास कितना है सर, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास, 1 kg, 1 kg इंटू 10 cos 60, 1/2 इंटू 10, तो गाइस ये 10 हो गया खत्म, तो ये बचेगा 5 जूल। 5 जूल इज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। या याद रखना, कंफ्यूज नहीं होने का बॉस, ठीक है, दैट इज द 5 जूल अगेंस्ट द फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो बस फ्रिक्शन का वर्क डन आप निकाल लेंगे, उसके इक्वल उसका अमाउंट होना चाहिए, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी तो बेसिक ही है ना, वो आप कर ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यस सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों ये है इसकी कहानी, मेरी जुबानी। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस इसमें जो बच रहे हैं उनको मैं जल्दी से आपको करा के दिखा देता हूँ, कैसे सॉल्व करने हैं और क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से रिवाइज करेंगे, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी है उसको ध्यान से देख लेते हैं ना बॉस, राइट? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वैसे तो रिपीट हो चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी जेईई मेंस में पहले भी आ चुका था, बट लेट्स सी, आपको भी पता होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट आता है तो कैसे करना है। उसने बोले ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दैट इज गिवन बाय दिस, क्रॉस सेक्शन दैट इज गिवन बाय दिस, एक रिलेशन y और x में दे रखा है, दिस इज द रिलेशन, है ना। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस, यानी 0.5, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल हाइट उसकी जो भी रहेगी, द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग इज, मैक्सिमम हाइट वी हैव टू कैलकुलेट। तो लेट्स से कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी, तो यहां से कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो लेट्स सी एंगल थीटा होगा, ये y मान लो, ये आप x मान लो, और लेट्स सी यहाँ पे कोई ब्लॉक हमारा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो आप सबको पता है यार, जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन होता है ऑब्वियसली, और उसने बोला है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ब्लॉक अगर यहाँ पे द ब्लॉक ऑफ इज प्लेस्ड हियर, तो म्यू जो होता है, हम जब सॉल्व किया था आपने, अगर इंक्लाइंड सरफेस वो बन रहा है तो ऑब्वियसली वो tan थीटा के इक्वल ही होगा। तो tan थीटा फर्स्ट ऑफ ऑल द स्लोप ऑफ दिस सरफेस वी हैव टू कैलकुलेट, क्योंकि म्यू तो दे रखा है, अगर स्लोप मिल जाए तो आपका आंसर बन जाएगा। स्लोप कैसे मिलेगी, क्योंकि वेरिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में y का, राइट, वेरिएशन हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, देखो यहाँ पे जाओगे तो y ये होगा, x ही होगा, फिर यहाँ जाओगे तो y ये होगा, x ही होगा, तो x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेना, स्लोप निकालने dy ओवर dx, तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 4, और dy ओवर d दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, और स्लोप को हम क्या लिखते हैं ऑब्वियसली tan थीटा, बस यही करना था, ये कैंसिल बाई 2, और tan थीटा कितना है बच्चों आपका म्यू, और म्यू कितना है 0.5, और ये कितना आ गया x/2, तो x की वैल्यू आ गई 1 मीटर, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 1 मीटर पे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितनी दूर होगा यही पुट कर लो, तो y की जो मैक्स वैल्यू होगी, x की मैक्स वैल्यू दैट इज 4 एंड दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 मीटर। यस, हाइट इतनी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ओके सर, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यही दिमाग लगाना, अपने टेंशन ज़्यादा सोचने का नहीं, इसमें सोचने वाली कोई बात है भी नहीं, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए। आगे बढ़े बॉस? यस सर, आगे बढ़ते हैं। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते चलो और सॉल्व करते चलो, राइट? लेट्स से चलो भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्लॉक्स ABC आर पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बहुत बेसिक वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन आते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। तो सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत किए हैं, यस, वैसे तो आपको ही करना चाहिए है, चलो फिर भी लेट्स सी 5 kg, और फिर एक स्ट्रिंग की हेल्प से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है 3 kg के साथ, फिर एक और स्ट्रिंग ली, उसकी हेल्प से हमने कर रखा है इसको 2 kg के साथ।
फिर इस 2 kg वाले पे हमने फोर्स लगा रखा है 80 न्यूटन। ओके, देयर इज नो फ्रिक्शन, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी ब्लॉक। यहाँ पे टेंशन दिया है इस स्ट्रिंग में T1 और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन लेट्स से T2। ओके यस, तो बच्चों उसने बोला टेंशन T1 एंड T2 दोनों निकालो, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो कैसे ही करना है। जब भी आपको इन स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालना तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन तो निकालो पहले। ओके, ये तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि ऑल द ब्लॉक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, और ये सिंगल फोर्स है जो पूरे सिस्टम को चलाएगा। जस्ट इमेजिन द ट्रेन का एक इंजन है, पूरी ट्रेन को खींच के लेके जा रहा होता है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। तो जब हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम लिखेंगे नेट फोर्स कितना है ड्राइविंग ओवर नेट मास। ओके, दिस इज द नेट मास। तो आपका नेट फोर्स कितना लग रहा है, केवल 80 जो उसको खींच रहा है, और टोटल मास किसको खींच रहा है 1 2 3, यानी 5 + 3 दैट इज 8 2 10। तो यार एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सर ये किसका एक्सेलरेशन है, पूरे सिस्टम का। पूरे सिस्टम में क्या है सर, 2 का पूछेगा तो 2 का भी यही है, 3 का, ये सब साइमल्टेनियसली चलेंगे ना। अब देखो, अगर आपसे पूछे कि टेंशन, ये वाला टेंशन बताओ, तो ये टेंशन इससे भी कनेक्ट है, इससे भी रस्सी, तो हम उसका बनाएंगे जिसमें जो लास्ट वाला है इसका एफबीडी बना दो। एफबीडी का मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, केवल टेंशन लग रहा है इसको, जो ऊपर को खींचेगा आगे को, और इसका एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, दैट इज 8। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स कितना, एम में नेट फोर्स कितना T1, मास कितना इंटू 8। तो बच्चों T1 जो आ गया आपका वो आ गया 40 न्यूटन, नो प्रॉब्लम। T2 कैसे निकालें, आप देख सकते हो ये जो स्ट्रिंग है ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, हम इसका निकालेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक नोन है, राइट। तो T2 निकालने के लिए इसको आगे को कौन खींच रहा है, 80। स्ट्रिंग जो टेंशन होता है बॉडी से वे होता है पीछे को, तो इसका एफबीडी जब आप बनाओगे, आगे को लग रहा है 80 न्यूटन और पीछे को लग रहा है दैट इज T2, और जा रहा है ये आगे को दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस पे नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स आएगा इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स यानी 80 अपोजिंग दैट इज T2, मास आ गया 2 इंटू 8, तो ये 80 माइनस 16 बन गई ना बात, राइट। तो व्हाट इज दैट सर, आप यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज 80 माइनस 16 दैट इज 64, इतना न्यूटन आपका बन गया। तो खत्म, ये तो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट था, और चलो रिवाइज भी हो गया, हमने क्वेश्चन भी कर लिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। T1 इज 40 एंड T2 इज 64 न्यूटन, एंड दैट्स ऑल। ओके बॉस, यस सर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चन है लेकिन अमेजिंग है, दोनों का कंसेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा। हालांकि एक का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, बट कॉन्सेप्ट तो देखो सबके ही पता है, बट हाउ टू अप्लाई, हाउ टू सॉल्व, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस सीरीज। और ये लास्ट के 2 क्वेश्चन करने के बाद हम फिनिश कर चुके होंगे अपने टॉप 15 चैप्टर का कंप्लीट रिविजन बच्चों। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। तो बढ़िया से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसका इंसाइट आपको कंप्लीटली पता चल चुका होगा, और आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली वेरी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चले आगे लास्ट के 2 क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हुए। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें पता है क्या बोला है, देखो क्या बोला है, डायग्राम तो दे रखा है वैसे। अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली कनेक्ट्स 2 ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का एक्सेलरेशन g/8 है, द रेशियो ऑफ द मासेस। तो ये भी बेसिक वाला ही है, बस आपने समझना है, उसने एक डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। लेट्स सी दिस इज द मास ऑफ m1 एंड लेट्स सी दिस इज द मास ऑफ व्हाट इज दैट M2। ओके, उसने बोला पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है भाई g/8, तो उसने बोला दोनों मास का रेशियो बता दो भाई। तो उसने बोला कि जो पहला मास है वो m1 है, दूसरा m2 है। जब भी ये ना बताए ना कि m1/m2 करना है या m2/m1, तो m1/m2 निकालो आप हमेशा, m1/m2, और ये मान लो कि जो m1 है वो ग्रेटर देन है m2, ये मान लो, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो इसका वेट डाउन m1g और इसका वेट डाउन m2g, लेकिन हमें पता है फिक्स्ड पुली है, एक ही स्ट्रिंग से 2 ब्लॉक कनेक्ट है ऑब्वियसली। तो इस कॉन्सेप्ट को तो आप सबको पता है, अगर हमने ये ज्यादा माना है तो ये इसको नीचे को लेके जाएगा ड्राइविंग फोर्स, और इसकी वजह से ये अप जाएगा तो ये इसका अपोज करेगा इसका वेट। तो सिंपल, तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, ड्राइविंग माइनस अपोजिंग, यानी m1g माइनस m2g, और टोटल मास यानी m1 प्लस m2, अभी तो बताया था। और ये a आपको दे रखा है, कितना दे रखा है सर, g/8, पूरे सिस्टम का g कॉमन आके कैंसिल, यहां बच्चों बचेगा 1/8, इधर बचेगा m1 माइनस m2, नीचे बचेगा m1 प्लस m2। हमें तो रेशियो चाहिए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा बॉस, दैट इज 8 का मल्टीप्लाई करो तो 8m1 माइनस 8m2, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज m1 प्लस m2। तो m1 वाला इधर लेके जाओ, m2 वाला इधर, तो ये आ जाएगा 7m1, और ये 8 प्लस m2 दैट इज 9m2। हमें चाहिए m1/m2, तो दिस इज 9/7,
मतलब फिनिश 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 फिनिश। तो ऑप्शन चेकआउट कर लो, ऑप्शन चेकआउट कर लो। लेकिन अगर आंसर में होता है m2/m1, मतलब उसके अकॉर्डिंग आंसर होता तो 7/9 हो जाएगा ना भाई। तो वो चेक कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो लास्ट क्वेश्चन, लेकिन बेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। गलती होने के चांस होते हैं अगर आप ढंग से पढ़ोगे नहीं, कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे नहीं। तो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको देख लेते हैं मस्त तरीके से और एंड करते हैं सीरीज का बेस्ट वे में आपके लिए। ओके बच्चों, हियर वी गो। ओके, दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम, नो डाउट। और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या उसने बोला। एक ब्लॉक है, दैट इज द 5 kg मास ब्लॉक, राइट, विच इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस एंड इफ F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। आप समझो, यहां पे जो ब्लॉक रखा हुआ है उसने बोला इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया है, दैट इज F1। इसको क्या करने के लिए, जस्ट मूव अप। अगर आपको बोले जस्ट, आप कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे, मूव अप मतलब हम चाहते हैं इस फोर्स के थ्रू ये ऊपर को जाए। अगर ये ऊपर को जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स डाउन लगेगा। इतना तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और अगर इसमें फ्रिक्शन फोर्स डाउन लगेगा और आपको पता है चूंकि ऊपर जा रहा है और इंक्लाइंड सरफेस है, तो उसका जो वेट का कंपोनेंट होगा वो भी डाउन आएगा, यानी 5g sin of 30 ये भी डाउन। यानी इस ब्लॉक पे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें, इस ब्लॉक पर हमने जो फोर्स लगाया इसको ऊपर को मूव कराने के लिए वो F1 है, लेकिन इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो डाउन लगना चाहिए, क्योंकि मोशन अप होगा तो फ्रिक्शन अपोजिट रहेगा ना। और इसका 5 जो कंपोनेंट है 5g sin 30 वो भी डाउन होगा। मतलब अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो जो हमने फोर्स लगाया वो इन दोनों को बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं F1 = FR प्लस 5g sin of 30। यस, लिख सकते हैं सर। अभी इतना करो केवल। तो F1 को क्या लिखेंगे, F1 होता है μn और प्लस 5g मतलब 1/2 आ जाएगा सर। म्यू दे रखा है 0.1 और n आपको पता है इंक्लाइंड सरफेस है तो उसके वेट का कॉस कंपोनेंट लेना है, यानी 5g cos of 30। यस, और यहां पे आ जाएगा, देखो 2 से कैंसिल करोगे दैट इज 2.5, यानी 25 ही आएगा, क्योंकि 5 है ना, जी भी है ना 10, तो 25 ही आएगा ऑब्वियसली। तो बच्चों यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 0 उसमें हो जाएगा, तो 5 × cos 30 दैट इज √3/2 और ये 25। बस इसको F1 मान लो कि F1 ये होगा इस केस में। क्या आपको बात समझ में आई? आपको बोला है क्वेश्चन में कि F1 इज द रिक्वायर्ड फोर्स टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। अगर ब्लॉक ऊपर को मूव कराना है F1 से तो फ्रिक्शन तो डाउन ही जाएगा ना, और उसके वेट का कंपोनेंट ऑब्वियसली डाउन लग रहा है, ये समझना पड़ेगा आपको। एंड कहानी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द स्लाइडिंग। अब अगर आप ध्यान से समझो, ये ब्लॉक सपोज करो ऊपर को नहीं जा रहा है, ये नीचे को सरक रहा है, तो उसको नीचे को स्लाइड करने से बचाने के लिए एक फोर्स और लगा दिया इस पे F2। अगर ये डाउन जाएगा तो उसको जस्ट, उसने बोला जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, यानी जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। स्लाइडिंग कर रहा है मतलब डाउन आ रहा होगा, और उसको डाउन आने से बचाने के लिए ये फोर्स लग रहा है। तो अगर ये डाउन आ रहा होगा और उससे बचाने के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन तो अप ही होगा ना भाई, क्योंकि ये तो स्लाइड कर रहा है डाउन को, तो फ्रिक्शन अप होना चाहिए इस केस में। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने F2 लगा दिया, तो F2 भी ऊपर, फ्रिक्शन भी ऊपर, बस इसका वेट का कंपोनेंट डाउन होगा, यानी 5g sin of 30। ये ध्यान रखना है बस आपने। और उसके लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, F2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो F2 प्लस फ्रिक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो F2 प्लस फ्रिक्शन और 5g sin 30 उसके अपोजिट है। हमें यहां से F2 निकाल लेना है, तो यार ये तो सेम ही रहेगा ना sin 30 वाला केस। तो कितना सर, 25। FR इधर जाएगा माइनस FR, तो इसमें आ जाएगा 25 माइनस FR क्या है सर, ऑब्वियसली सेम थिंग, दैट इज 5 √3/2 प्लस 25। नो सॉरी माय मिस्टेक, इतना ही आएगा FR, क्योंकि FR तो रहेगा μn और वो तो इतना ही आएगा निकल के, एंड दिस इज योर F2। अंडरस्टूड गाइज, दिस इज योर F2। सी वेरी क्लियरली। अब उसने बोला है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2। उसने बोला जो F1 फोर्स आया है उसका मैग्नीट्यूड माइनस जो F2 फोर्स आया है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मतलब इनका डिफरेंस निकालना है। अल्टीमेटली यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दैम। F1 माइनस F2, तो F1 ये रहा माइनस F2 ये रहा। F1 कितना आया था, 5 √3 बिल्कुल सर बाई 2 प्लस 25, माइनस करना है जो ये आया है 25 माइनस 5 √3 और बाई 2। आप देख सकते हो यहां से ये माइनस 25 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 √3/2 और ये कैंसिल,
तो बच्चों F1 माइनस F2 आपके पास आ गया, दैट इज 5√3, इतना न्यूटन डिफरेंस आएगा इनका। अमेजिंग ना, यस। तो बच्चों जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग फोर्स हो जाएगी, मोशन की तरफ हो रही है बॉडी की, राइट, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। बस वही एप्लीकेशन आपने करना है, क्वेश्चन को हटा देना है, सॉल्व करना है बेस्ट तरीके से, और नमस्ते टाटा बाय बाय। लेकिन इस सीरीज के लिए नहीं राइट, कि आपके टॉप 15 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग बस मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दूंगा कि सिली मिस्टेक कैसे करने से कैसे बचना है आपने, और अपने कॉन्सेप्ट को बेस्ट तरीके से किस तरीके से रीड करके आना है और उसको अप्लाई करके आना है, और क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चों ये कंप्लीट सीरीज आपको एक बेस्ट इंसाइट देने वाली है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे मस्त तरीके से। देखो टॉप 15 चैप्टर, वैसे मैंने कोशिश तो ये करी थी कि मैं, मतलब मेरा जो टारगेट था कि टॉप 15 में से टॉप 12 में करा दूंगा, टॉप जो रिमेनिंग लास्ट के 3 चैप्टर होंगे वो आप खुद करेंगे, लेकिन मैंने उनको भी कवर किया। मेरे को लगा कि नहीं यार, जब कर रहे हैं तो सारे करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे के पास समय कम है तो उसको अलग से समय इन्वेस्ट ना करना पड़े। बस आपका फर्ज, आपका धर्म बनता है, आपका पूरा एक प्रोसेस ऐसा होना चाहिए, माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको कंप्लीट बेस्ट तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है गाइस। और जस्ट बिफोर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1-2 वीडियो में रिलीज जरूर करूंगा रिगार्डिंग टू योर बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर एंट्रेंस, किस किस बातों का ख्याल रखना है, ऑल मजा आएगा फिर क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस सीरीज को बेस्ट वे में करके जाएंगे और एक बेस्ट स्कोर हम करके आएंगे। और जैसे ही हमारा पहले दिन पहला पेपर होगा, उसको डिस्कशन करेंगे, मैच कराएंगे, कितने कॉन्सेप्ट, कितने न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछे गए हैं, और उससे सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से ना जाने दें। अभी भी आपके पास समय है, विद इन वीक भी आप इसको कंप्लीट रिवीजन पूरी सीरीज का कर सकते हैं अच्छे से। अगर डेली आप 2 लेक्चर कवर करेंगे बच्चों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 2-3 लेक्चर जल्दी से आप कवर कर सकते हैं कंप्लीट सीरीज को अपनी बनाने के लिए। ओके, बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और बी कॉन्फिडेंट एंड अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि प्रैक्टिस करके जाएंगे हम। और वही एक देखो तरीका होता है कि आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, उसी से एरर का पता चलता है, उसी से एरर को कैसे हटाना है उनका पता चलता है। सॉल्यूशन तभी मिलता है जब आप उस चीज में इन्वॉल्व होते हो, प्रैक्टिस करते हो, एक्शन लेते हो, सॉल्व करते रहते हो एंड ऑल, है ना। अगर पढ़ते रहोगे और उसको सॉल्व नहीं करोगे तो फिर कुछ भी पता नहीं चलेगा, राइट। देखते रहोगे, उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस कि आप खुद कर रहे हो तो खुद करो। कितना बेस्ट कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, पूरी यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट टीचर है, बड़ी बड़ी सारी अकेडमी में बैठी हुई है, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। वो एक बेस्ट कंटेंट आपको दे पा रहे हैं, दे पाएंगे और देंगे, आगे भी हम सब देंगे, राइट। लेकिन आपकी हेल्प हम सब नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एंड दिस इज द थिंग कि जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपको खुद प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। ओके बच्चों, एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर माइंड। बस प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करते रहे बढ़िया तरीके से, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेयर करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट।